नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे जो आपका विज्ञान विषय है, अध्याय नंबर 3, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप आराम से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुने और कारण भी आपको बताना है कि वो असंगत क्यों है। असंगत मतलब इनमें से अलग। तो आपको पहले में ऑप्शन दिए हुए हैं जवार, बाजरा, रागी और चना। तो इसमें से हम देखते हैं कि असंगत कौन सा है। तो असंगत हमने मार्क किया इसमें चना भी। क्या है? चना। अब आपको बताना है कि चना अलग क्यों है। जवार, बाजरा और रागी ये सब अनाज हैं जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। पाठ के आधार पर अलग बताना है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट देते हैं तीनों। और जबकि चना एक दाल है, ठीक है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन देता है, इसलिए ये इन सब से क्या है? अलग है। बताइए भाई, कोई डाउट हो तो। ठीक है, आप सीधा भी लिख सकते हैं कि ये चना एक प्रोटीन का स्रोत है और जबकि बाकी तीन है ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ये चीजें क्लियर हुई आपकी? चलिए, राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। तो आपको अलग बताना, आपने बता दिया चावल भी, क्योंकि राजमा, मूंग और सोयाबीन ये दालें हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत हैं, जबकि चावल अनाज है। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि जो आपके ये तीन है ना, ये तो प्रोटीन के हैं। किसके हैं? प्रोटीन के। और चावल किसका? कार्बोहाइड्रेट का। उसी प्रकार उसमें तीन कार्बोहाइड्रेट के थे, एक प्रोटीन का। आपको याद करने में आसानी होगी। इसमें आपको अलग ढूंढना, कार्बोहाइड्रेट वाला उसमें अलग है, प्रोटीन वाला भी, क्योंकि इसमें सिर्फ चना प्रोटीन का मुख्य स्रोत था। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं भी। भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा कीजिए। मतलब आपको कि जो हम पुराने समय में खाना किस प्रकार से बनाते थे और आधुनिक मतलब कि आज के समय में हम खाना कैसे बनाते हैं, उन पे हमें चर्चा करनी है भी। पारंपरिक मतलब बहुत पहले से भी। पारंपरिक के समय की और आधुनिक वर्तमान पाक पद्धतियों में निम्नलिखित अंतर हैं। कौन कौन से अंतर, ये देखिए आप भी। सबसे पहले अंतर है भोजन पकाने के उपकरण भी। ठीक है, इसमें अंतर है। तो उसमें जो अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था अभी, जो आप घर पे समझते हैं जिसमें लकड़ी वगैरह जलाई जाती है, उन चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। और आज के समय में आप इस प्रकार दो बॉक्स भी बना सकते हैं या फिर इन चीज़ों को एक में भी लिख सकते हैं कि इसको एक पैराग्राफ में लिख लीजिए, इसको एक पैराग्राफ में। अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करने लगे। आपको पता है कि गैस आपका आ चुका है। ये उपकरण में अंतर हो गया अभी आपका। फिर पीसने के उपकरण में भी किसके? पीसने के उपकरण में भी अंतर हो चुका है कि पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था, लेकिन खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए क्या आ गया आपका? इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं भी। ये अंतर आ गया। मतलब पहले खाना किस प्रकार से बनाया जाता था, अब खाना कैसे बनाया जाता। आप अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद परिवर्तन का कारण क्या है? अभी यहाँ पे बच्चे फंसते हैं कि परिवर्तन का कारण वो नहीं लिख पाते कि परिवर्तन का कारण क्या है अभी। तो क्या समय के साथ ये पद्धतियाँ बदल गई, ये भी कारण इसका। और साथ साथ इन परिवर्तनों का प्रमुख जो कारण है वो है तकनीकी विकास। जो आपका टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वो इसका मेन कारण है। बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं, हमारे अध्याय के अनुसार ये दिखाया गया है अभी। जो मेन कारण है इसका, इन परिवर्तनों के मुख्य प्रमुख कारण है तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन भी। कि ये जो आपकी चीजें हैं ना, एक तो आ गई ये चीज, पहले चीजें थी नहीं। दूसरा, इनका परिवहन मतलब कि आदमी को आसानी से उपलब्ध हो सकती, उनसे आराम से खरीद सकता है। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये टेक्निक आ गई है भी आपका, वो पद्धतियां आपकी बदल गई भी। शिक्षक का कहना है कि अच्छा आधार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब एक टीचर है, उसने बच्चों से कहा कि जो एक अच्छा आहार लेंगे ना खाना, वो एक दवाई के रूप में, औषधि मतलब एक दवाई के रूप में काम कर सकता है। रवि जो एक बच्चा हो इस कथन को लेकर उत्सुक और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम 2 प्रश्न बना दो जो वह पूछ सकता है। जैसे ही टीचर ने कहा कि एक बढ़िया खाना खाओगे ना, बढ़िया खाना
खाना दवाई की तरह कार्य करता है। तो रवि नाम का एक बच्चा है, उसके मन में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो आपके मन में भी आए होंगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अच्छा खाना दवाई की तरह कार्य करता है, तो जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके मन में आए हों, चाहे उसके रवि आपके खुद के ही मन में इस लाइन को सुनकर, वे दोनों क्वेश्चन आपको लिखने, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही लिखो, आपके भी मन में जो क्वेश्चन आए वो लिख दे भी। तो ये 2 क्वेश्चन कौन से आए होंगे भई? कि अच्छा आहार कौन से विशिष्ट रोगों को रोकने में या ठीक करने में मदद करता है? जैसे औषधि बोला था ना, औषधि दवाई होती है, तो जैसे दवाई रोग ठीक करती है, तो बच्चे के मन में क्वेश्चन आया होगा कि पूछ लें कि कौन से रोगों को ठीक कर सकता है। ठीक है, सीधा लिख सकते हैं कि अच्छा आहार किस-किस रोग किन-किन रोगों को ठीक कर सकता है। आहार में कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं भी, ये बना सकते हैं। ठीक है, पोषक किस प्रकार से वो दवाइयों का काम करता है भी। ठीक है, फिर हम दवाई क्यों लेते हैं? अगर अच्छा आहार ही हम क्या फिर अच्छा आहार खाने वाले कभी बीमार नहीं होते क्या? क्या उनको कोई बीमारी नहीं होती? कितने ही क्वेश्चन आएँगे, आपको तो सिर्फ़ 2 लिखने हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को याद मत किया करो, इस क्वेश्चनों को समझा करो ताकि आप कभी भी इसको लिख सकें भी। अब ये देखिए भी, इसने कहा सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा इसने कहा कि भी जो स्वादिष्ट होते हैं ना, क्या होते हैं? स्वादिष्ट, टेस्टी जो भोजन होते हैं, वो क्या होते हैं? स्वास्थ्यकारी नहीं होते भी। मतलब आपके लिए बढ़िया नहीं होते। और उसने कहा जो पौष्टिक होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होते हैं ना, यहाँ से मैं कर देता हूँ, वो आपके टेस्टी नहीं होते, ये पूछता है। यहाँ कहा कि कुछ एग्ज़ाम्पल देके बता दिए कि जो आपको अच्छे लगते हैं स्वाद में, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको स्वाद में खाने में आपको मज़ा आ जाए बिल्कुल भी, लेकिन आपके शरीर के लिए वो अच्छे नहीं। और कुछ ऐसे हैं जिनको खाने में आपको मज़ा ना आए, लेकिन आपके शरीर के लिए बढ़िया है। तो आपको उदाहरण देके उन पे विचार विमर्श करते हैं। चलिए विचार विमर्श हम करते हैं अभी। यह कथन बिल्कुल सही है, स्वादिष्ट लेकिन अस्वस्थप्रद। ऐसे हम बात करते पहले कि ऐसे पदार्थों की बात करते हैं, ऐसे डिशेज़ की बात करते हैं जो स्वादिष्ट है लेकिन अस्वस्थप्रद है, मतलब कि आपको खाने में अच्छे लगते हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। कई खाद्य पदार्थ जैसे आलू के चिप्स, टॉफ़ी, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, मतलब कि ये होते हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है ना, ड्यू, माउंटेन ड्यू, कोका कोला, ये सारे क्या कार्बोनेटेड पेय हैं भी। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इनमें वसा और शर्करा की मात्रा को उच्च होने के कारण कैलोरी अधिक होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वसा होता है ना, फैट, वो ज़्यादा होता है और शर्करा मतलब चीनी ज़्यादा मात्रा में होती है। और कैलोरी क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। वो कैलोरी क्या होती है, हमारे शरीर में जमा हो जाती है और धीरे धीरे हम मोटे होने लगते हैं भी, जो और भी बीमारियां कई ज़्यादा होती है। जबकि जो हमें हमारे शरीर को जो चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और आहारीय रेशे बहुत कम मात्रा में होते हैं भी, और इनका अधिक सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है भी। ठीक है, तो इसने बता दिया ये पदार्थ देखिए आपके समोसा है, बर्गर है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, ये क्या है कि आपको उस खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन हम इसमें हमारे शरीर में पोषक तत्व जो चाहिए वो चीज़ें नहीं होती, इसलिए स्वास्थ्य देने वाले नहीं हैं भी। ठीक है? स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखो, मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन समझाना। ठीक है? कितने क्वेश्चन याद करोगे? अभी तो मान लीजिए कि आप 6th क्लास में क्वेश्चन याद कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन को समझ के खुद से लिखना नहीं आएगा ना, तब तक आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन को समझिए और अपने आप खुद की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए भी। फिर कहता है कि पौष्टिक लेकिन सदैव आनंददायक नहीं। उसने कहा हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन वो टेस्टी नहीं होते भी, आनंददायक नहीं होते। इसने कहा जैसे हरे पत्तेदार साग, ताजे फल और खनिज और आहारीय रेशे से भरपूर होते हैं भी। ठीक है? और साबुत अनाज, सॉरी ये लाइन मैं छोड़ गया था। साबुत अनाज जो आपका चने वगैरह बह के आप खाते हैं ना, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत पौष्टिक होते हैं क्योंकि वे विटामिन, खनिज और आहारीय रेशे से भरपूर होते हैं। हालांकि वे हमेशा जंक फूड जितने स्वादिष्ट और आनंददायक नहीं लगते। उसने कहा ये आपका अनाज वगैरह ये हम जो खाते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे, जैसे अनाज आपने बह के खा लिया भाई, ठीक है, अब आपको कई बच्चों को तो सोयाबीन अच्छी नहीं लगती भाई,
सोयाबीन का आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर उसको भिगो के खाया जाए सोयाबीन को, बच्चों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इस प्रकार कुछ पदार्थ क्या जो पौष्टिक होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं होते, स्वादिष्ट नहीं होते। आप अपने तरीके से लिखिए ना, क्यों यहाँ स्क्रीनशॉट के पीछे पड़े हैं भाई। निष्कर्ष, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है भी। अब है मेदू नाम का लड़का भी। क्या है? मेदू नाम का लड़का, आप में से भी कोई ना कोई मिल जाएगा ऐसा बच्चा। वो कहता है कि सब्जियां खाता नहीं भी, बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी सफेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है, वो फ्रेश नहीं हो पाता, कब्ज उसके हो जाता है आमतौर पर भी। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए, अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। देखिए, अगर पेट की कोई प्रॉब्लम होती ना, तो हमने अध्याय में जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको याद आ गया होगा। तो जो मल त्याग करने में कब्ज की जो परेशानी होती है, उसमें आहारीय रेशे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रोल निभाते हैं। और आहारीय रेशे आपको जो हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे ना, इनमें ज़्यादा होता है, सलाद वगैरह में, कच्चे फलों में, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो मेदू की समस्या का कारण उसके आहार में आहारीय रेशो, जिसको रुक्सांश या फाइबर भी बोलते हैं, की कमी है भी। किसकी कमी है? आहारीय रेशो भी बन गई ना डॉक्टर, आप पढ़ते ही लेसन कि उसकी में आहार में आहारीय रेशो की कमी है। आवश्यक बदलाव क्या है कि मेदू को अपने आहार में हरे पत्तेदार साग, ताजे फल और साबुत अनाज और दालों को सम्मिलित करना चाहिए। दाल अगर है, दाल दाल तो प्रोटीन के लिए है लेकिन फिर भी लाभदायक है, लेकिन मेन हरे पत्तेदार साग, ताजे फल और साबुत अनाज आपका जरूर उसके खाने में शामिल उसको करना चाहिए, क्योंकि पेट को मल त्याग करने में सबसे ज्यादा आपका असरदार है रेशेदार रेशे भी, जो आपके। अब विस्तृत कारण क्या है भी, एक बार समझ लीजिए। आप डॉक्टर हैं तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको बताते हैं क्या कारण है भी। कब्ज की समस्या मुख्य कारण है कि बिस्कुट, नूडल्स और सफेद ब्रेड में आहारीय रेशे नहीं है। अगर आहारीय रेशे नहीं होंगे तो आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होगा। आहारीय रेशे हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। उसने कहा कि पोषक तत्व कुछ नहीं होता उस आहारीय रेशों में भी, ठीक है। फिर भी यह अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, कि हमारे शरीर में कुछ अनपचा रह गया ना, या फिर वेस्ट हो गया, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। यह मल को सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है, जिससे कब्ज की शिकायत दूर होती है। मेदू को सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि वे रुक्षांश का या फिर मतलब कि आहारीय रेशों का एक अच्छा स्रोत है। अब इससे आसान आपको क्या समझाया जाए भी। यदि आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सुबह अगर आपका टेस्ट है तो 100/100 नंबर आपके आने चाहिए भी, मतलब इसमें से 100/100। अब एक लड़की आ गई रेशमा भी। चीज़ें क्लियर हुई आपको? देखने में कठिनाई हो रही थी, चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की कहा। उसने चेक किया आंखों का, और उसने एक विटामिन बताया कि ये विटामिन आपको लेना है भी, ठीक है। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। तो उसने कहा, और कुछ चीज़ें उसने खाने को बताया कि ये चीज़ें आप खाना भी, ठीक है। तो ये आगे पूछता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? अभावजन्य मतलब किसी चीज़ की कमी से भी, जो रोग होता है ना, डेफिशिएंसी बोलते हैं इसको, उससे पीड़ित है। मतलब किस चीज़ की कमी उसके शरीर में, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी है भी, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दे। अब आपको डॉक्टर बनना है भी। डॉक्टर ने तो चेक कर लिया, उसकी आंखों में कमी थी, रात को उसको कम दिखाई देता है। अब डॉक्टर आपको बनना है। हमारे अध्याय के आधार पे हमने जब लेसन पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हमने पढ़ा था कि जब व्यक्ति, पहला देखते हैं कौन से रोग से पीड़ित है, कि जब वह दृष्टि का हवास या अस्थि होती, मतलब लोगों को कम दिखाई देता है ना रात को, तो उस रोग को बोलते हैं रतौंधी भी। क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग बोलते हैं भी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसके लक्षण दुर्बल दृष्टि और अंधेरे में कम दिखाई देना है भी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग है, ये आपको पता चल चुका है भी। फिर आगे कहता है कि किसकी कमी के कारण आपको होता है, तो हमने पढ़ा था ये विटामिन ए की कमी हो सकती है, जो आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, विटामिन ए, ठीक है।
ठीक है भी, ये दे देंगे विटामिन ए। और 4 खाद्य पदार्थों का सुझाव कि उसको क्या खाना चाहिए, हम वो पदार्थ उसको देंगे जिसमें विटामिन ए होता है। तो वो आपने आहार में पपीता, गाजर, आम और दूध को सम्मिलित करना चाहिए, या फिर इसके अलावा बदल भी सकते हैं आप, विटामिन ए के आंवला है आपका, ठीक है। तो जिसमें विटामिन ए है ना, वो हम देंगे। विटामिन ए के स्रोत आप ये याद ना तो और याद कर लीजिए, ठीक है। आपको विटामिन ए, सारे विटामिनों के स्रोत आपको याद होने चाहिए भी। आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं: डिब्बाबंद फलों का रस, ताजे फलों का रस, ताजे फल। 3 प्रकार का आपको जूस आपके सामने पेश करवा दिया गया कि ये जूस है श्रीमान जी, ये पी लीजिए। तो आप कौन सा फल पीना पसंद करेंगे? कि डिब्बा बंद फलों का रस, ठीक है, ताजे फलों का रस मतलब जो पैक आता है ना, वो वाला जूस, ताजे फलों का रस या ताजे फल भाई। मैं पोषक की दृष्टि से ताजे फल लेना पसंद करूंगा अभी, ठीक है। रस भी ताजे फल, ना तो रस, ना तो आपके डिब्बे में आता है ना, वो भी नहीं भी जूस आता है आपके, रियल जूस आपने नाम सुना होगा, इस प्रकार का डब्बा आता है। तो उसमें क्या जूस आपका होता है, ये नलकी के द्वारा पिया जाता है भी, तो वो आप नहीं लेंगे भी, ठीक है। इसने कहा कि मैं तो फलों का रस भी नहीं लूंगा भी, गिलास में है कि ये निकाल के ले ले भी। तो मैंने कहा तो डायरेक्ट फल ही खाऊंगा भी, क्या है, मैं तो डायरेक्ट फल ही खाऊंगा, सेब ही खाऊंगा भी, ठीक है। मैं पोषक की दृष्टि से ताजे फल लेना पसंद करूंगा। अब कारण क्या है भाई, कारण भी तो बताना है, और क्यों। आपने बता दिया, अब उस क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा कि क्या लेना पसंद करेंगे, आपने बता दिया मैं, लेकिन मेन तो बात इसकी है ना, क्यों करेंगे पसंद। तो चलिए देखते हैं भी क्यों करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले रुकसांस फाइबर भी, ताजे फल में आहारीय रेशे प्रचुर मात्रा में होते, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो पाचन को सुचारू रूप बनाने के लिए आवश्यक है। ताजे फलों का रस निकालने या डिब्बाबंद जूस बनाने से महत्वपूर्ण रेशे नष्ट हो जाते हैं। मतलब यदि हम उसका जूस जूस पियेंगे ना, तो आपके शरीर में सिर्फ जूस जाएगा, आहारीय रेशे नहीं जाएंगे। ये बात क्लियर हुई आपकी। दूसरा है, फल पकाते समय या प्रसंस्करण के दौरान उच्च ताप के कारण विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। ताजे फल अधिकतम विटामिन और खनिजों को बनाए रखते हैं। मतलब ये आप ये लिख सकते हैं कि उनका जूस निकालते समय कुछ विटामिन क्या है, नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ताजे फलों में जितने भी उसमें पोषक तत्व हैं, वो सारे मेरे शरीर के अंदर पहुंचेंगे। बात क्लियर हुई, ये चीज़ आपको बतानी है अभी। आहारीय रेशे वाली बात सबसे बेस्ट है। गौरव के पैर की हड्डी टूट गई हुई, आप में से किसी की भी टूटी होगी या टूट जाए तो आगे ध्यान रखना, आज से आप डॉक्टर कहलाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ज्ञान आपको हो चुका है, डॉक्टर बनने की कोशिश आपको घर पर नहीं करनी है अभी। गौरव के पैर की हड्डी टूट गई, उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। अभी क्या लगा दिया, प्लास्टर लगा दिया, आपने देखा हो व्हाइट कलर का, ठीक है, लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया, तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। उसने कहा कि विटामिन डी भी लेना है और कैल्शियम की गोली दी हुई उसने। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अगले प्रश्नों के उत्तर दे। चित्र 3.5 आपको अध्याय में देखना है, उसमें जाके देख लो, जल्दी जल्दी पेज पलट के देख लो। मैं आपको यही बता देता हूँ मैं। पहला, चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी। दूसरी बात, कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया। तो चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाइयों के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है अभी, मतलब क्या चीजें आपके दिमाग में आती है कि उसमें दी गोली। तो पहले हम क्वेश्चन जान लेते हैं, आंसर भी। कैल्शियम की गोली क्यों दी हुई, आपको पता है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में उसकी मरम्मत के लिए चिकित्सक ने कैल्शियम की गोली दी, क्योंकि हड्डियों की मरम्मत के लिए क्या है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी हड्डी टूटी हुई थी, ताकि हड्डी जल्दी से ठीक हो जाए, उसने इसलिए कैल्शियम की गोलियाँ दी। क्लियर है। विटामिन डी क्यों दिया, सिर्फ मतलब पीने के लिए भी, सिर्फ मतलब पीने के लिए विटामिन डी दिया उसने भी, पीने की दवाई नहीं आती वो दी थी भी। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम को ठीक से उपयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए चिकित्सक ने यह सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ दिया कि कैल्शियम हड्डी को जोड़ने में अधिकतम लाभ दे सके। अब विटामिन डी देखिए, ये हमारे शरीर में मान लेते हैं, ये हमारे शरीर में जा रहा है कैल्शियम भी, कौन जा रहा है,
कैल्शियम घूम रहा है मजे से। आगे बात समझ में। अब इसको हमारे शरीर को कौन लेगा, उठा के कौन देगा? ये आ गया कैल्शियम, ले। ये कैल्शियम आ गया, ले। वो देगा विटामिन डी। तो इसलिए डॉक्टर ने इसको विटामिन दिया, ताकि जो शरीर है वो कैल्शियम का अच्छी तरह से अवशोषण कर सके, अच्छी तरह से प्रयोग कर सके। वरना कैल्शियम कोई काम का नहीं होगा और विटामिन डी की कमी होगी तो। चीजें क्लियर हुई? आपके मन में क्या सवाल उठता है अभी? यदि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता, हमने पढ़ा था कि विटामिन डी बनता है अभी हमारे शरीर में, ठीक है। उसका अगर हम सूर्य की रोशनी में आ जाए, तो फिर कैल्शियम की ये विटामिन डी की खुराक अलग से क्यों दी गई पीने के लिए? ये सवाल मन में उठा है अभी। तो आप क्या मुझे जवाब दे सकते हैं कि क्यों दिया? कि विटामिन डी तो धूप में बैठने मिल सकता था, क्योंकि उसकी हड्डी टूटी हुई थी, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत थी भी, ठीक है। जो सूर्य से प्रकाश मिलता है विटामिन डी, वो हमें बहुत धीमी मात्रा में मिलता है, लेकिन उसको क्या थे 10-15 दिन के अंदर ही वो आपको चाहिए था तुरंत रिलीफ के लिए भी। अब 9 का देखिए भी, चीनी एक कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलीन के साथ किया जाता है तो इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका क्या कारण है भी? इसने कहा कि चीनी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है भी। क्या है ये क्वेश्चन समझिए भी, इसमें कई बच्चे परेशान होते हैं कि चीनी है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलीन, मतलब ये चीनी होगी भी, ये चीनी के दाने में आपने मान लिए भी, ठीक है। तो इसने कहा कि जब इस पे आयोडीन विलीन, मतलब कि आयोडीन का घोल डाला जाता है ना, तो ये नीला और काला नहीं होता है। क्या नहीं होता? नीला काला रंग इसका नहीं होता आयोडीन का घोल डालने पे। ऐसा क्यों है? तो इसने कहा कि ये कार्बोहाइड्रेट तो है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है आपका स्टार्च या मंड जिसको बोलते हैं। अगर स्टार्च या मंड पे हम डालेंगे ना, वो भी क्या कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ये देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसी में है मंड, आपका क्या है, मंड या स्टार्च। और इसी में चीनी, चीनी भी कार्बोहाइड्रेट है और ये मंड भी क्या, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन हम सिर्फ इसके जो आपका आयोडीन का विलयन है ना, इसका परीक्षण करके सिर्फ इसकी जांच कर सकते हैं ये किसी चीज़ में है या नहीं। मान लेते हैं कोई चीज़ ये है आपकी ए, तो हम सिर्फ चेक करेंगे इस पर डाल के आयोडीन की, अगर नीला और काला हो गया ना, तो हमें ये पता लग जाएगा इसमें मंड है या नहीं। हाँ ये है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है भी। ये क्या, चीनी भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, तो इस पर डालेंगे तो वो नहीं होगा भी। ठीक है, आपको आगे बात समझ में। क्योंकि जो आपका आयोडीन जो कलर चेंज करता है, आयोडीन जिसका कलर चेंज करता है, नीला या काला करता है, वो स्टार्च या मंड का करता है। इसलिए चीनी का नहीं होगा, कलर वैसे का वैसा रहेगा भी। आयोडीन विलयन का उपयोग कर केवल मंड की स्टार्च की उपस्थिति जांच की जाती है। मंड की उपस्थिति में ही आयोडीन रंग बदलकर नीला काला होगा और चीनी में मंड नहीं है। चीनी में मंड, चीनी भी एक प्रकार का कार्बन, लेकिन यह मंड नहीं है बल्कि एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। चूंकि चीनी में मंड अनुपस्थित होता है, इसलिए यह आयोडीन विलयन के साथ प्रतिक्रिया करके नीला काला रंग नहीं देगा। अब आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी कि आपका जो कलर है ना, नीला काला, वो किस पे देगा? अगर किसी वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति है तो क्या होगा, वो नीला काला रंग देगा। लेकिन चीनी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन उसमें क्या, स्टार्च नहीं है, तो इसलिए वो नीला काला रंग नहीं देगा। आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं। अपने उत्तर की जांच के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। अब देखिए इसने क्या बता रखा है, ये तो बात आपको पता लग गई होगी। ये आपका मंड हो गया अभी, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और ये इसके और टाइप हैं, क्या बोलते हैं, ये पूरा कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या, पूरा कार्बोहाइड्रेट है। ये मंड है आपका। मान लिया चीनी भी मैंने आपको बताया था, चीनी और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। तो सारे मंड तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट मंड तो नहीं है, क्योंकि चीनी इसमें अलग आ गई।
मैं कहूँ कि ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, आप कहेंगे हाँ जी ये कार्बोहाइड्रेट है भी, लेकिन सारे के सारे ये कार्बोहाइड्रेट तो क्या है, मंड नहीं है। रिलेशन आपको समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि अगर कहेंगे चीनी कार्बोहाइड्रेट है, हाँ जी है। क्या ये स्टार्च है, मंड है? आप कहेंगे नहीं है जी। आपको आ गई बात समझ में? तो ये बात इसने कही। अब देखिए, यह कथन सही है, मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कि एक प्रकार है। ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। लेकिन ग्लूकोज या सामान्य चीनी अन्य कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होते। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्च है आपका, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब क्या कार्बोहाइड्रेट है। क्रियाकलाप और योजना मंड परीक्षण आप देखिए कि किस प्रकार से चीज होगी भी। यह सिद्ध करना कि मंड एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होते। तो आपको एक क्या आलू का टुकड़ा लेना है, ठीक है, सामान्य चीनी लेनी है और तनुकृत आयोडीन विलीन लेना है। तो आपको क्या है कि आलू का टुकड़ा ले और दूसरी प्लेट में चीनी ले ली। क्लियर आपको? तो आपको पता है कि ड्रॉपर की सहायता से दो तीन पदार्थों पर तनुकृत आयोडीन विलयन की दो तीन बूंदे डाले। तनुकृत मतलब वो पतला मात्रा में लेना है आपको। आलू का रंग बदलकर नीला काला हो जाएगा, जो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इससे सिद्ध होता है कि मंड कार्बोहाइड्रेट है। चीनी का रंग नीला काला नहीं होगा, इससे सिद्ध होता है कि कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद यह मंड नहीं है। मतलब कि सारे जो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट है वो मंड नहीं होते, ये आपने कहा है अभी। ठीक है, सारे कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होते। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, एक बार और मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ऊपर वाली तो चीज़ आपको समझ में आ गई, क्या थी क्या नहीं, लेकिन आपको ये जो चीज़ मैंने बताई ना, देखिए देखो, एक था आपका ये क्या बोलते हैं, आयोडीन विलीन भी। ये आयोडीन विलीन हमारे पास, ठीक है। चीज़ें आ रही इसके नीचे भी, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हैं। ये क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं। नाम देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी क्या कहना चाहता है अभी। कैसे हम चेक कर रहे हैं, ये कोई चीनी हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकती है। जैसे ही इसके नीचे से गुजरेगी, गुजर गई, ए बी सी डी, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। ये क्या है? सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट। हम इन पे बूंदे डाल के देख रहे हैं अभी। तो जो नीला और काला हो गया, जो नीला और काला हो गया ना, ये दो थे, जो नीला और काला हो गया थे, ये क्या सारे कार्बोहाइड्रेट। तो इसने कहा ये मंड है, सिर्फ क्या है, ये मंड है। क्या है ये? सारे मंड है। तो मंड मैंने यहाँ निकाल दिया अलग से, बी और सी, ये दोनों क्या हो गए, मंड हो गए। अब इसने बताया क्या सारे कार्बोहाइड्रेट मंड है क्या? बताओ, क्या सारे कार्बोहाइड्रेट मंड है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या सारे मंड कार्बोहाइड्रेट? आप कहेंगे ये तो सारे आपने मंड यहाँ लिख दिए ना, ये तो कार्बोहाइड्रेट भी है। यही बात ये कह रहा है कि सारे कार्बोहाइड्रेट क्या है, मंड नहीं होते। जो सारे आपके मंड होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आपको आगे बात समझ में? अब इसमें देख लेना किस प्रकार से आपको करना है, लिखना है। अभी आपको क्या लेना है कि दो अलग अलग प्रकार की चीजें लेनी है, जिसमें क्या हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो। उस पे आयोडीन की विलीन की दो चार बूंदे डालनी है। ठीक है, आप देखेंगे कि जिसमें कलर नीला और काला हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपका मंड है, और बाकी के मंड नहीं है। क्लियर चीजें हुई, और ये आप बता भी सकते हैं। तो उसने कहा कि प्रयोगशाला में कुछ आयोडीन की प्रयोग करते समय कुछ बूंदें मिट्टी के मोजे तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। कारण बताइए भी। ठीक है, अब इसने कहा, आपने क्वेश्चन समझ में आ गया। इसने कहा कि जब
मैडम थी, उसकी साड़ी पे जो आयोडीन गिर गया तो रंग नीला काला हो गया, लेकिन जो एक स्टूडेंट और थी साथ में, उसके मोजे मतलब जुराब पे गिरा तो नीला काला नहीं हुआ। तो आपको पता है कि आयोडीन नीला काला तभी होगा जब वो स्टार्च के ऊपर गिरेगा। मतलब साड़ी के ऊपर क्या था? स्टार्च था। अब साड़ी के ऊपर स्टार्च कहाँ से आया? क्योंकि कपड़ों को ताज़ा रखने के लिए, मतलब चमक रखने के लिए, उनको कड़क कड़क रखने के लिए हम उन पे क्या स्टार्च का छिड़काव करते हैं। इसलिए जैसे ही क्योंकि हमने डाल दिया, तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही उस पे आयोडीन की बूंदें पड़ी, वो नीला काला हो गया। अभी चीज़ें क्लियर हुई आपकी यहाँ से? कदन को एक स्वास्थ्य पदार्थ क्यों माना जाता है? भाई कदन होते हैं आपके ज्वार बाजरा रागी। भी क्या कदन खाने से सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी शरीर की, और कुछ भी चाहिए? चर्चा कीजिए भी। कदन को पोषक अनाज माना जाता है क्योंकि ये अत्यधिक पौष्टिक अनाज है। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसी खनिज और आहारीय रेशों से अच्छे स्रोत है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए भी, अगर आप कोई एथलेटिक नहीं, कोई स्पेशल प्रकार का काम नहीं करते जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपको शरीर को ये पूर्ण आहार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्या केवल कदन पर्याप्त है? भी नहीं, केवल कदल खाने से शरीर की पोषक संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। अब क्यों क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक संतुलित आहार भी। एक संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो। ये आपको पहले बता दिया था अध्याय में कि आपका संतुलित भोजन क्या होता है। कई बार क्वेश्चन दे देते हैं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो, वो आपका क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। कदन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, रेशे और कुछ खनिज पदार्थ प्रदान करता है कदन में तो भी, ठीक है। अन्य आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन का, वसा की आपूर्ति के लिए हमें अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों की अपने आहार में शामिल करना होगा। अकेले कदम खाने से कुछ नहीं होगा भी। आपको विलीन की एक नमूना दिया जाता है, आपके इसके आयोडीन विलीन होने की संभावना की जांच क्या करते हैं? आपको कहता है कि आपके पास क्या है? ये है भी एक गिलास में, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया कि ये बता दो क्या ये आयोडीन विलियन है? तो हमने क्या करना, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पे चेक करना है, तो हमें पता है कि आलू में स्टार्च होता है। तो हमने आलू का टुकड़ा ले लिया, अब इसको कट कर लिया। जैसे ही इसकी बूंद डाल के देखेंगे तो क्या पता है कि सिर्फ आयोडीन, जैसे नीला काला हो गया ना, इसका रंग क्या हो गया? नीला या काला। तो इसका मतलब क्या है? नीला काला कब होगा? जब इसके अंदर आयोडीन होगा, हमें पता लग जाएगा इसके अंदर आयोडीन है। ठीक है, हमें यही चेक करना आयोडीन है या नहीं। अगर ये नीला या काला हो गया तो आयोडीन है, अगर नहीं हुआ तो आयोडीन नहीं है। हमें सिर्फ आयोडीन ही चेक करना है, आयोडीन है या नहीं। आपको आगे बात समझ में? इसकी जांच के लिए भी दिया गया विलीन का नमूना मंड युक्त एक खाद्य पदार्थ ले लीजिए, आलू का टुकड़ा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए जिसमें मंड या फिर स्टार्च हो। एक ही बात होती है, हिंदी में मंड, इंग्लिश में स्टार्च हो, उसको बोलते हैं आलू का टुकड़ा। आलू के टुकड़े पर नमूना विलीन की 2-3 बूंदे डालें। आपने जो नमूना लिया उसकी 2-3 बूंदे डालनी है। यदि आलू का रंग बदलकर नीला काला हो जाता है तो यह सिद्ध होगा कि दिया गया नमूना आयोडीन विलीन। अगर नीला काला हो गया तो इसका मतलब जो आपको दिया है वो क्या है? आपका आयोडीन विलीन है, नहीं तो नहीं भी। तो यहाँ पे आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो आगे जो चुंबक का अध्याय है वो भी आपको इसी प्रकार समझाया जाएगा। किसी में क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे जब भी वीडियो आएगा उस समय आपका वो सॉल्यूशन है वो आपका कर दिया जाएगा, डाउट दूर कर दिया जाएगा। लाइव क्लास में आप अवश्य जुड़ें, लाइव वाले सेक्शन में आप टाइम टेबल देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।